नमस्कार। साल 2023 की आखिरी शामों का सूरज डूब रहा है। वैसे इस पूरे साल उम्मीदों के सूरज उगते और डूबते रहे, कहानियां बनती, बिखरती और बदलती रहीं। हमारा भारत में हम साल भर आपके लिए लाते रहे वो सारी तस्वीरें जिनसे बनती है एक बड़ी तस्वीर, देश की, दुनिया की, समय और समाज, भारत की। इस बेस्ट ऑफ हमारा भारत में हम इस एक साल के वो हिस्से लेकर आए हैं जिनसे आप सभी सबसे ज्यादा जुड़े। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 5 राज्यों के चुनाव। इनके नतीजों ने बताया कि किस तरह बीजेपी अब तक अजेय बनी हुई है। जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, वहां बहुत आराम से बीजेपी जीती। इस जीत का नायक प्रधानमंत्री को माना जा रहा है, जिनके भाषणों ने ऐसा तूफान पैदा किया जिसे कोई देख नहीं पाया। छत्तीसगढ़ में ही प्रधानमंत्री ने कहा था 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, और यहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन्हें गालियां देती रहती है। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के मतदान से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैंने निश्चय कर लिया है। शुक्रवार को मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी पीएम को पानी पी पी कर गालियां देती है। कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं मौका थोड़ा लंबा कर दिया है बस। पीएम मोदी ने किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया और कहा कि 25 दिसंबर को धान खरीद का बोनस दे दिया जाएगा। गरीबों को मुफ्त राशन वो योजना है जिसका बीजेपी को हर चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अगले 5 साल तक के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का फैसला किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा। दुर्ग में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो राज्यों में नई सरकारें आई और नए मुख्यमंत्री आए, ऐसे नाम जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, लेकिन उन्होंने बताया कि लोग उनसे अनजान भले हैं, वो अपनी पार्टी, अपने संगठन और अपनी विचारधारा से खूब जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो पहले आदेश जारी किए, उनमें धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक भी शामिल रही। उज्जैन, ग्वालियर, शाजापुर, हर जगह दिखा
ये नजारा। आदेश मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं, इसीलिए लाउडस्पीकर उतारने के लिए काम उज्जैन में तेजी से शुरू हुआ। जो नहीं मानेंगे उनको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उस बैठक में जो शासन के निर्देश थे, खासकर कितनी जो मानक तय किए गए हैं, कितनी ध्वनि की जा सकती है, कौन से लाउड व्हीलर्स, कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताए गए हैं। शाजापुर में लाउड स्पीकरों का सर्वे शुरू होते ही लोगों ने अपने आप ही लाउड स्पीकर उतारने भी शुरू कर दिए। लाउड स्पीकरों पर नजर रखने के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं। हालांकि धार्मिक नेता भी कह रहे हैं कि सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जो शासन के आदेश हैं उस मुताबिक ही हम कार्य करेंगे और जो शासन ने बताया था लाउड स्पीकर के अतिरिक्त वो निकाल दिए। शासन द्वारा जो लाउड स्पीकर्स और डीजे हैं उनको रेगुलराइज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों को शांति समिति के सभी सम्मान्य सदस्यों को हम लोगों ने अवगत कराया गया है कि किस किस प्रकार की चीज़ें क्या क्या परमिसेबल है, क्या क्या नहीं परमिसेबल और किनकी अनुमति कहाँ कहाँ से लेनी है। नए मुख्यमंत्री के आदेश का असर ग्वालियर में भी दिखा और मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने लगे। जिले के कई इलाकों में बैठकें हुई और शोरगुल कम करने के लिए लाउड स्पीकर उतार लिए गए। अभी अभियान शुरू हुआ है और जल्द ही और जगहों के भी लाउड स्पीकर उतरेंगे। अपनी तरफ से ही क्या नाम है जो है कह करके अधिकारियों ने बताया तो हमने अपनी तरफ से अपना अधिकार लिया ये और हमने उतरवाया है इसको। उजैर अहमद भाई और पूरे भाइयों ने मिलकर अभी जो लाउड स्पीकर बड़े वाले लगे हैं इनको हटाएंगे, तो इसके बाद विधिवत जो मानक हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र उसके अनुसार उपयोग करेंगे। खास बात ये रही कि अपने ही ओर से पहल करके लाउड स्पीकर उतारने वालों का अफसरों ने फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। ग्वालियर से देव श्रीमाली, शाजापुर से सुनील कुमार और उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल इन चुनावों में बीजेपी ने एक बात और साबित की कि वो काडर वाली पार्टी है। सांसद और मंत्री चुनाव लड़ने भेज दिए गए, कुछ हार भी गए, जो जीते सबका मंत्री बनना तय नहीं है। दिलचस्प ये है कि आलाकमान के आदेश पर भेजे गए नेताओं को स्थानीय नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा। हमने दिखाई थी रिपोर्ट किस तरह राजस्थान में दिया कुमारी समेत कई नेताओं को ये सब भुगतना पड़ा। बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद ज्यादातर नेताओं ने जीत हासिल की। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी इन दिनों विधानसभा चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं। राजसम्मत से सांसद दिया कुमारी को बीजेपी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विद्याधर नगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अब प्रचार में लगी हुई हैं। जयपुर में आने का मौका मिला और जयपुर से ही मैं हूँ, जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर की जनता की सेवा करने का मुझे पार्टी ने अवसर दिया। पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ और यहाँ की पूरी टीम बहुत मजबूत टीम है। कार्यकर्ता पूरी तरह से बहुत जोश में है, उत्साह है सब में। लेकिन दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट मिलने से पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी नाराज चल रहे हैं। वो इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को दे दिया गया। उनको मनाने के लिए तमाम कोशिशें होती रहीं ताकि उनकी नाराजगी दूर हो और आखिरकार राजवी को चित्तौड़गढ़ में उतारने का फैसला लिया गया है। उधर दिया कुमारी को लगता है कि बीजेपी के लिए ऐसी नाराजगी कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। राजनीति में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी पार्टी सबका ध्यान रखती है और सबका सम्मान भी करती है। बीजेपी ने अभी तक 7 सांसद विधानसभा चुनाव के लिए उतारे हैं, जिनमें से 6 सांसदों का लगातार विरोध हो रहा है। जयपुर की विद्याधर नगर सीट और झोटवाड़ा विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। इन दोनों ही सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 2 बार मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत की टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है।
वहीं विद्याधर नगर सीट पर नरपत सिंह राजवी को तरजीह न देकर दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन राठौड़ को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में जोबनेर में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। राठौड़ ने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर शांत करने की कोशिश भी की। वहीं बीजेपी से इसी सीट से टिकट मांग रहे आशु सिंह सुरपुरा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में झोटवाड़ा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प होगा। जिन सांसदों का विरोध हो रहा है वो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से, बाबा बालकनाथ तिजारा से, नरेंद्र कुमार मांडवा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, देवजी पटेल सांचौर और भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से। बीजेपी में इन टिकट बंटवारों को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने और उनकी नाराजगी दूर कर पार्टी के फैसले के समर्थन में आने के लिए मनाएगी। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारा भारत में आगे देखेंगे जुर्म के वो छींटे जो हमें शर्मसार भी करते हैं और परेशान। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं, लेकिन इस साल यहाँ एक ऐसी वारदात हुई जिसने शहर को शर्मसार कर दिया। बलात्कार की शिकार एक लड़की मदद मांगती रही। आधे कपड़ों में वो 500 घरों के सामने से गुजरी, लेकिन शहर ने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ने उसे धुतकार भी दिया। जिसने मदद की उसने भी पुलिस को खबर नहीं की। जब मामला सामने आया तो सब सफाई दे रहे हैं, लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तसल्ली बस इतनी है कि इस मामले का आरोपी अभी जेल में है। उज्जैन में सबसे पहले मासूम का गुनहगार जिस शख्स को माना गया, दरअसल उसने पीड़ित को ऑटो में बैठाया, अपनी शर्ट भी पहनने को दी, लेकिन ना तो उसे अस्पताल पहुंचाया, ना ही पुलिस को जानकारी दी। ऐसे में न सिर्फ 4 दिन उसे हवालात में रहना पड़ा, बल्कि जमानती धाराएं भी लगीं। अब उसे इस बात का अफसोस है। मैंने उसको अपनी शर्ट पड़ी थी जो खाकी वर्दी की, तो मैंने दे दी थी ताकि उसका बदन ढक जाए, और वो घर बता रही थी चली जाएगी। वो दर्द का बोल रही थी किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया। तो मेरे को वहाँ इधर घर है तो आगे तक जाना, मैंने बोला आगे तक मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक छोड़ दूँगा। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उज्जैन के लोगों की बेरुखी की हुई। बलात्कार के 2 घंटे बाद वो 500 से ज्यादा घर, ढाबे और एक टोल नाके से होकर गुजरे। खासकर इस घर के बाहर खड़े शख्स की सीसीटीवी में बच्ची मदद मांगती दिखी, लेकिन ऐसा लगा ये शख्स पीड़ित को दुत्कार रहा है। अब उनके भाई की सफाई आई है। इलाके के लोग भी अब एक दूसरे को कोस रहे हैं। हमारे भाई ने उस लड़की की परिस्थिति देखी, इतने में वो अंदर गए और हमारे भाभी को बुलाने गए। इतने में क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से आगे निकल गई, तो हम लोग उसके कोई मदद कर नहीं पाए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो माता का पूजन करते हैं ना, पूजा करना बंद कर दीजिए। जो लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है। मंदिर में नहीं जाना चाहिए उसको। जब अपनी छोटी बच्ची को देख के अनदेखा किया गया तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। घटना का मुख्य आरोपी भरत सोनी जेल में है। बच्ची अभी भी अस्पताल में भर्ती है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। दरअसल हमारे समाज का एक हिस्सा अगर बहुत तेजी से बदल रहा है तो दूसरा हिस्सा बड़ी जिद के साथ ठहरा हुआ है। बदलाव और ठहराव की ये तकलीफदेह प्रक्रिया कई स्तरों पर दिखाई पड़ती है। जिस हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गूंजा, वहीं फिर से जन्म से पहले लिंग परीक्षण जारी है और इसकी मार सबसे ज्यादा उन बच्चियों को झेलनी पड़ती है जो पैदा होते ही मार दी जाती हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिससे आसानी से भ्रूण लिंग परीक्षण हो जाता है।
ऐसे अल्ट्रासाउंड कोई क्लिनिक या अस्पताल में नहीं हो रहे हैं, ये चलती गाड़ियों में भी हो जाते हैं। यही वायरलेस सोनोग्राफी मशीन प्रशासन के लिए हरियाणा में एक नई चुनौती है। ये सिर्फ 1 से 1.5 लाख में ही उनको अवेलेबल हो जाती है। हर बंदे का रूट अलग अलग है। कोई बंदा कहता है मैं दिल्ली से लेके आया, कोई बंदा कहता है मैं तमिलनाडु से लेके आया, एक बंदा कहता है मैं नेपाल से लेके आया, और उनको बड़ी इजीली अवेलेबल हो पाती है क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो बंदे खुद आके कांटेक्ट करते हैं कि आपको मशीन चाहिए है और वो मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। प्रशासन की छापेमारी से बचने के लिए गिरोह हरियाणा के सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर पर ज्यादा सक्रिय हैं। ये मशीन अगर चार्ज हो तो बिना बिजली के कनेक्शन के कहीं भी काम कर सकती है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। एक बंदे को तो हमने भी 2 बार पकड़ा था। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में वो 11th टाइम उसके खिलाफ FIR हुई है पंजाब के अंदर। कुछ एक बंदा नारनौल में, उसके खिलाफ 6 या 7th टाइम FIR हुई है। वैसे छापेमारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को काफी तैयारी करनी पड़ती है। एक गर्भवती डिकॉय यानी एक ऐसी महिला को तैयार करना पड़ता है जो अल्ट्रासाउंड करवाने के बहाने से अधिकारियों को गिरोह तक पहुंचा सके। हरियाणा सरकार इस काम के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए और साथ आने वाली गर्भवती महिला को 25,000 रुपए देती है। खतरा मोल लेने वालों के लिए ये रकम बहुत कम है। बहुत रिस्क है सर। जैसे सरकार अभी 25,000 रुपए दे रही है सर, तो इसमें बहुत रिस्क है। बाद में अगर सक्सेस हो जाता है तो बाद में पेशी पे भी जाना पड़ता है जी, और भी ज़्यादा डिफिकल्टी मतलब आती है। तो 25,000 बहुत कम है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ने 2017 से हरियाणा में जमीन पर काफी असर दिखाया। साल 2017 में राज्य में जहां लड़कियों का अनुपात 1000 लड़कों के मुकाबले 910 था, वो बढ़कर साल 2022 में 922 तक पहुंच गया था। लेकिन 2023 के आंकड़े चिंताजनक है। लड़कियों की संख्या 906 चली आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखने के मामले में हरियाणा को एक बार फिर वही काम करना होगा जो साल 2017 में शुरू हुआ था। हरियाणा के कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारा भारत में ये सिलसिला जारी रहेगा। कल भी देखेंगे बेस्ट ऑफ हमारा भारत। मिलेंगे साल 2023 के कुछ हीरोज से और ऐसी खबरों पर भी नजर डालेंगे जो हमारे देश की नब्ज बताती हैं।